सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है संडे और संडे का मतलब द रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना आज के इस कमाल के एपिसोड में जिसमें कि हम ऑल हेवन आर्क को स्टार्ट करने वाले हैं उसमें तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस एपिसोड के बारे में जान लेते हैं। सो हमें जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यहाँ पे वांगलिन उस टाइम अबिस के काफी ज्यादा गहराइयों में पहुंच जाता है और यहाँ पे ग्रीड के उस एंशिएंट थंडर ड्रैगन को फाइनली वांगलिन उसके 1/3 हिस्से को डिवोर करते साथ ही उसे अपने सोल का एक हिस्सा बना लेता है। साथ ही वांगलिन की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब वो एक एक्सीडेंट के लेट स्टेज को भी पूरी तरीके से मात दे सकता है। साथ ही वो यहाँ पर अपने लिए एक पपेट को भी रिफाइन कर लेता है जो कि रेड डिवीजन का दूजियान था और इसकी ताकत कॉर्पोरल यांग की थी। इसी के साथ वांगलिन उस टाइड अबिस के और ज्यादा गहराई में जाता है, स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर की एक एंशिएंट टेलीपोर्टेशन मौजूद था। अब यहाँ पे रह के वांगलिन काफी सालों तक यहाँ की सक्शन फोर्स को अपनी बॉडी का आदी बना रहा था और ऐसे करते करते वो कामयाबी हो जाता है। लेकिन बीते कुछ सालों में यहाँ का सक्शन फोर्स और ज्यादा बढ़ चुका है और वांगलिन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर आगे उसे क्या करना चाहिए। और वो इतना जानता है कि चाहे जो हो जाए उसे सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा, तो अब वो उसी काम में लग जाता है। वही दूसरी तरफ ऑल सीड, लिंगथियानो और ब्लड एंसेस्टर ये लोग भी अब स्प्लिट डीमन लैंड के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे वांगलिन के मॉस्किटो बीस्ट को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने मास्टर यानी कि वांगलिन का इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ टाइड अबिस के काफी ज्यादा डीप में एक छोटे से क्रैक के अंदर वांगलिन मौजूद था, जहाँ पे वांगलिन यहाँ पे अपने एक फॉर्मेशन को प्रिपेयर कर रहा था और लिटरली वो यहाँ पर लिंगथियानो से मिले गए सारे के सारे स्वॉर्ड्स जो कि उसके डिसाइपल्स के पास थे उन सभी को भी लगा देता है, क्योंकि वांगलिन जान चुका है कि इस टाइड अबिस के अंदर जो सक्शन फोर्स है इसे फोर्सफुली तो कभी भी हराया नहीं जा सकता। तो बेहतर यही है कि थोड़ा दिमाग से काम लिया जाए और सबसे बेहतरीन रास्ता यही है कि क्यों ना मैं इस फोर्स को अपना बना लूं। अब तभी वांगलिन यहाँ पर उन्हीं 7 स्वॉर्ड से 7 स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाता है जिसके जरिए से उसके आसपास एक बैरियर टाइप का बन जाता है और धीरे धीरे करके यहाँ की जो भी सक्शन फोर्स है वांगलिन इसे अपनी बॉडी के अंदर आने देता है। ऐसे ही काफी वक्त बीत जाता है, यहाँ तक कि थंडर टोड भी वांगलिन का इंतजार करते करते डीप स्लीप में चला जाता है और तभी 12 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। अब तभी यहाँ पे वांगलिन अपनी आंखें खोलता है। वो यहाँ पर काफी हद तक यहाँ की जो सक्शन फोर्स थी उसे अब्सॉर्ब कर चुका था, जिसके चलते उसकी बॉडी थोड़ी हद तक आधी बन चुकी थी और अब वो आगे जाता है और अपने मन में कहने लगता है कि मेरा जो डोमेन है उसके 2 लेयर्स हैं। पहला अंडरवर्ल्ड रिवर है और दूसरा है उस अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर उसका अंडरवर्ल्ड सोल। और अगर मुझे सेकंड लेयर को कंप्लीट करना है तो अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर सोल्स को डालना ही पड़ेगा। अब तभी वो कहने लगता है कि बीते 11 सालों से मैं यहाँ पर लगातार बैठ के बस कल्टीवेट करके इस फोर्स को अपनी बॉडी के अंदर जाने दे रहा था, लेकिन बीता 1 साल बहुत ही ज्यादा मेरे ऊपर टफ गुजरा है और अब मैं यही समझ पाया हूँ कि टाइड अबिस के अंदर ये जो सक्शन फोर्स है ये कोई कैलेमिटी नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है। ये कहते हुए वांगलिन सीधा उसके अंदर कूद जाता है और यहाँ जैसे ही वो कूदता है ना तो सक्शन फोर्स उसे काफी तेजी से नीचे खींचने लगता है। यहाँ तक कि उस सक्शन फोर्स का एक फिजिकल फॉर्म भी था जो कि हाथ का शेप लेते हुए उसे खींचने लगता है। तभी वांगलिन इस फोर्स को अपनी बॉडी के साथ कंबाइन करना शुरू कर देता है ताकि उसकी ओरिजिन सोल इससे डैमेज ना हो। अब यहाँ पे ये जो सक्शन फोर्स है वांगलिन इसे अपने अंडरवर्ल्ड रिवर के साथ भी मर्ज कराने लगता है, जिसके चलते वांगलिन का जो अंडरवर्ल्ड रिवर है ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। इसी के साथ इतने साल यहाँ सक्शन फोर्स के अंदर बिताने के चलते वांगलिन फाइनली इसे भी अब अपने बॉडी का पार्ट बना चुका था, जिसके चलते वो बहुत इजीली यहाँ पर मूव करते हुए आगे की ओर निकलने लगता है। अब यहाँ से वो बाहर की ओर जाने लगता है कि तभी वांगलिन को अपने कानों में एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वांगलिन रुक जाता है। वो आवाज कहती है कि प्लीज प्लीज मुझे नीचे ले चलो, वहाँ पर मेरा घर है, प्लीज प्लीज मैं तुमसे रहम की भीख मांगती हूँ, मुझे ले चलो। तभी वांगलिन देखता है कि ये आवाज उसके स्क्रोल से आ रही है, जिसके बाद वांगलिन यहाँ पर अपने स्क्रोल को ओपन करता है और यहाँ पर उसे उस स्क्रोल के अंदर एक लेडी का फिगर नजर आता है जो कि उसकी तरफ अपनी बैग को किए हुई थी और वो कहती है कि प्लीज मुझे नीचे ले चलो, मुझे एक बार जाके उसे देखना है। लेकिन वांगलिन मन में जानता है कि ऑलसीर और बाकी सभी लोग किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं, तो बेहतर यही होगा कि यहाँ पर वक्त जाया न किया जाए। तो वांगलिन उससे कहता है कि मैं नीचे नहीं जा सकता, लेकिन हाँ अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। अब ये कहते हुए वांगलिन ऊपर की ओर जाने लगता है, लेकिन स्क्रोल के अंदर से वो वुमन कहने लगती है कि क्या तुम इसके ट्रू ओरिजिन का पता नहीं लगाना चाहते? मैं उसी बीट की बात कर रही हूँ जो कि तुम्हारी ओरिजिन सोल के साथ फ्यूज है। ये सुनकर वांगलिन रुक जाता है, लेकिन तभी वो लेडी कहती है कि या फिर तुम उस लेडी को जगाना नहीं चाहते जिसके लिए तुमने आज तक इतनी ज्यादा मेहनत की है, क्या तुम उसे वापस नहीं पाना चाहते? यहाँ पे ये सुन नहीं था कि वांगलिन शॉक्ड हो जाता है और इमीडिएटली कहने लगता है फानी। और तभी वांगलिन उस स्क्रोल के सामने जाके अपीयर होता है और कहता है कि आखिर अभी अभी तुमने क्या कहा? जिस पे वो लेडी कहती है कि हाँ तुमने सही सुना, मैं तुम्हें उस बीड का ओरिजिन भी बता सकती हूँ और साथ ही मैं तुम्हें वो मेथड भी बता सकती हूँ जिसके जरिए से तुम उस सोल के पीस को वापस से रिजरेक्ट कर पाओगे, जिसके बाद तुम्हारी वाइफ वापस से तुम्हारे पास आ जाएगी। यहाँ तक कि तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है कि तुम इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सको। यहाँ पे तुम जानते हो कि वांगलिन हर एक चीज को मैनिपुलेट कर सकता है, हर एक चीज के परे जा सकता है, लेकिन जब बात वानियर की हो तो वांगलिन कभी भी रिस्क नहीं ले सकता और ना ही उसे वो इग्नोर कर सकता है। अब यहाँ पर वानियर को रिवाइव करने वाली बात जब इस लेडी ने कही ना, तो वांगलिन मन में सोचता है कि न जाने इसकी बात में कितनी सच्चाई होगी, लेकिन अगर बात वानियर की है तो मैं हर एक रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। अगर छोटी सी भी उम्मीद की किरण मुझे नजर आती है तो मैं उस मौके को जरूर चाहूंगा। वांगलिन पकड़ता है स्क्रोल को और सीधा नीचे की तरफ जाने लगता है और तभी वो लेडी कहने लगती है कि चिंता मत करो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा मास्टर ऐसी एबिलिटी को प्रोसेस करता है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। वांगलिन काफी तेजी से नीचे जाता है और तभी उसे कुछ फील होता है जहाँ उसे एक अलग ही स्टार सिस्टम नजर आता है। ऐसा लग रहा था कि मानो वांगलिन अलग ही स्टार सिस्टम के बिल्कुल एंट्रेंस पे आ चुका हो, जहाँ पर काफी सारे उसे प्लेनेट, काफी सारे अलग अलग छोटे छोटे स्टार सिस्टम्स भी नजर आते हैं, जो कि ऐसा लग रहा था कि इस बड़े से स्टार सिस्टम का एक हिस्सा है। अब जैसी वो लेडी इसे देखती है तो वो यहाँ पे कहने लगती है कि ये मेरा घर है, मेरा घर ऑल हेवन स्टार सिस्टम। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके अंदर एक ऐसा वोर्टेक्स नजर आ रहा था जिसके हर एक हिस्से में अलग अलग साइज एंड शेप के प्लैनेट्स मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि वांगलिन प्लैनेट्स के एक बहुत बड़े वोर्टेक्स के बीच में आके फंस चुका हूँ। वांगलिन खुद भी ये नजारा देख के हैरान था। तभी वांगलिन उस स्क्रोल को ओपन करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी बात के मुताबिक यहाँ तक ले आया, अब तुम्हारी बारी। तो वो लेडी रोते हुए बताने लगती है कि ये काफी समय पहले की बात है। अब वो बताने लगती है कि जो स्टार्स है ना, इनके नीचे एक होली लैंड हुआ करता था जिसे कि सेलेस्टियल स्टार सिस्टम कहा जाता है, यानी कि एक सेलेस्टियल स्टार सिस्टम, और जिसमें आने जाने के लिए बस 4 ही पैसेज ओपन थे, जिन्हें की रेन, वाइंड, लाइट और थंडर के नाम से जाना जाता है। और आगे चलकर ये जो 4 रास्ते थे ना, ये अलग अलग सेपरेट हो गए और जिसके चलते इनका अलग अलग सेलेस्टियल रियलम बना, जिन्हें कि हम रेन सेलेस्टियल रियलम, थंडर सेलेस्टियल रियलम, वाइंड सेलेस्टियल रियलम और लाइट सेलेस्टियल रियलम के नाम से जानते हैं। और इन्हीं 4 सेलेस्टियल रियलम्स के अंदर आता है 4 बहुत ही बड़े स्टार सिस्टम्स, और जो मेरा होम टाउन है उसे कहा जाता है ऑल हेवन स्टार सिस्टम, जो कि थंडर सेलेस्टियल रियलम के अंडर में आता है। और जो तुम्हारे ओरिजिन सोल में इस वक्त जो हेवन डिफाइंग बीड मौजूद है ना, इसे पहली बार मेरे ही घर यानी कि ऑल हेवन स्टार सिस्टम में देखा गया था। लेकिन जब ये पहली बार अपीयर हुआ था ना, तो जितने भी पीक के कल्टीवेटर्स थे उस टाइम के, उस एरा के, उन सभी लोगों ने आपस में ही फाइट करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आसपास के जो सेलेस्टियल रियलम्स है उस तक में भी इसके लिए फाइट होने लगी, जिसके चलते इस फाइट ने ऐसा रुख ले लिया कि जिसे रोकना नामुमकिन सा बन गया। लोग यहाँ पर एक दूसरे को स्लॉटर करने लगे, चारों सेलेस्टियल रियलम्स से आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए, जबकि ये पास्ट में एक दूसरे का हिस्सा हुआ करते थे। अब ऐसे ही काफी सालों तक ऑल हेवन में सबसे ज्यादा इसके लिए फाइटिंग हुआ करती थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते ऑल हेवन स्टार सिस्टम से ये हेवन डिफाइंग बीड टेलीपोर्ट होकर सीधा रेन सेलेस्टियल रियलम के अंदर में बसा अलाइन स्टार सिस्टम के अंदर अपीयर हुआ, वो भी इतने हजारों सालों बाद। लोगों ने तो इसके लिए लड़ना भी छोड़ दिया था क्योंकि ये अचानक से गायब हुआ था, लेकिन अब जबकि इसके बारे में काफी लोगों को पता चल चुका है तो वो वापस से इसके लिए फाइट कर रहे हैं। अब तुम्हें यहाँ पे वांगलिन उसे टेलीपोर्टेशन एरे के बारे में बात कर रहा था जो कि इसी टाइड अबिस के अंदर मौजूद है। वांगलिन उससे कहता है कि क्या तुमने उसे सेट किया है, जिस पे वो बताती है कि नहीं, उसे मैंने नहीं लगाया, लेकिन हाँ जिसका भी काम है वो जरूर ऑल हेवन स्टार सिस्टम से ही बिलोंग करता होगा। लेकिन वो जो टेलीपोर्टेशन एरे है वो एक बार यूज हो चुका है, जिसका मतलब इसे शायद दोबारा से ट्रिगर नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, हेवन डिफाइंग बीट के बारे में मुझे जो कुछ भी पता था मैंने तुम्हें बता दिया। अब रही बात तुम्हारी वाइफ की, तो उसे सिर्फ मेरे जो एंसेस्टर है वही रिजरेक्ट कर सकते हो, और बस तुम्हें मुझे मेरे घर तक ले जाना होगा इस वोर्टेक्स के जरिए से। वांगलिन मन में सोचने लगता है कि इस लेडी की बातों में सच्चाई हो ना हो, लेकिन मैं इसे डिनाई नहीं कर सकता। अब वांगलिन उससे पूछता है कि आखिर वो कहाँ से बिलोंग करती है उस ऑल हेवन स्टार सिस्टम के अंदर, जिसमें वो बताने लगती है कि मैं प्लेनेट डोंगलिन से बिलोंग करती हूँ और हमारे वहाँ कोई सेक्ट नहीं होता, हमारे यहाँ फैमिलीज का दबदबा चलता है और मैं जान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जो कि प्लेनेट डोंगलिन की एक बहुत बड़ी टॉप कल्टीवेशन फैमिली है। पर तभी वांगलिन जानता है कि इतना बड़ा खतरा तो वो नहीं ले सकता। वो कहने लगता है कि माफ करना, मैं फिलहाल के लिए अपनी कल्टीवेशन के साथ यहाँ पे नहीं जा सकता, जिसके चलते वो लेडी डेस्परेट होने लगती है और कहती है कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हें हर हाल में करना ही होगा। वांगलिन समझ जाता है कि ये लड़की कुछ तो छुपा रही है, तो वांगलिन इसे सील करना शुरू कर देता है, जो देखकर वो लड़की कहने लगती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं ही सिर्फ हूँ जो कि अपने जरिए से तुम्हारी वाइफ को रिजरेक्ट कर सकती हूँ, मेरा एंसेस्टर तुम्हारी मदद करेगा, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वांगलिन कहता है कि तुम्हें मेरे बहुत से सीक्रेट्स के बारे में पता है, जो कि किसी और को पता चल गया ना तो मेरे लिए खतरे की बात होगी, और वैसे भी मुझे मेरी वाइफ को जिंदा करना है, लेकिन मैं इतना भी बेवकूफ नहीं कि तुम जो बोलोगी मैं उस पर यकीन कर लूँ। ये कहते हुए वांगलिन उसे सील करके पास के ही एक क्रैक के अंदर पूरी तरीके से उसे ट्रैप कर देता है, साथ ही काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस को भी लगा देता है ताकि वांगलिन इसके लिए यहाँ से स्किप करने का कोई रास्ता छोड़ ही ना पाए। लेकिन हाँ, वांगलिन ही सिर्फ है जो कि यहाँ से आके इसे आजाद कर सकता है। वो लेडी भी काफी ज्यादा डेस्परेट हो जाती है और फिर वो एंड में गुस्से के साथ कहती है कि मैं अपने दाव हार्ट की कसम खा के कहती हूँ, अगर मैं जिंदा बच गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और तुम मेरे साथ ये कर रहे हो। लेकिन वांगलिन इसे यहाँ पे फिर भी सील कर देता है और फाइनली वांगलिन जैसे
से सील कर देता है। वो मन में कहता है कि मुझे अब तो हर हाल में उसी ऑल हेवन स्टार सिस्टम में जाना होगा, किसी और के लिए ना सही लेकिन वानियर के लिए तो मुझे हर हाल में जाना ही होगा। वांगलिन यहाँ पे अपना मन बना चुका था कि उससे जाना ही है, लेकिन बाकी सारे जो मैटर्स है यहाँ के वांगलिन को उसे भी निपटाना था। तो अब वो इस टाइड अबिस से बाहर जाने लगता है। फाइनली वांगलिन जब ऊपर की ओर आने लगता है तो उसके मस्क्यूटो बीस्ट जैसे ही उसे देखते हैं तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसका मस्क्यूटो बीस्ट यानी कि किंग वाला जो मस्क्यूटो बीस्ट था वो उसके पास जाके बैठ जाता है और वांगलिन उसके फेस पर हाथ को सहलाते हुए कहता है कि माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत इंतजार कराया। लेकिन बाकी के जो मस्क्यूटो बीस्ट थे ना, इनकी हालत देखकर वांगलिन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और तभी वो अपने मस्क्यूटो बीस्ट के मेमोरीज को सर्च करने लगता है, जहाँ पे ऐसा पता चलता है कि ये लोग जब यहाँ से बाहर निकल रहे थे ग्रीड का पीछा करते हुए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सीनियर ज़ाओई और ग्रीड को यहाँ पे सेलेस्टियल कपल्स आते साथ ही अपने साथ पकड़ लेते हैं, साथ ही कुछ मस्क्यूटो बीस्ट को भी अपने पास रख लेते हैं। लेकिन वांगलिन का जो मस्क्यूटो बीस्ट था ना, ये था डेढ़ होशियार, ये वहीं पे छिप जाता है और इसी की वजह से ये सर्वाइव कर पाया। अब तभी यहाँ पे वांगलिन उसे शाबाशी देता है और कहने लगता है कि मेरे ख्याल से वो लेडी जो कोई भी थी जिसने की सीनियर ज़ाओई का ट्राइब किया, वो सीनियर ज़ाओई को जरूर से जानते होगे। तभी तो उस लेडी को देखकर सीनियर ज़ाओई के चेहरे में कोई भी डर, कोई भी शिकन नहीं था, ना ही उनकी आंखों में कोई किलिंग इंटेंट था। इसका मतलब ये है कि सीनियर ज़ाओई उन लोगों के साथ सेफ होंगे। अब यहाँ पे वांगलिन अपने मस्क्यूटो बीस्ट से कहता है कि आगे बढ़ो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ की जो सेक्शन 4 है इसे अपना बना लिया है, तो मुझे एग्जिट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं इसी एंट्रेंस से बाहर निकल सकता हूँ। अब वो यहाँ पर वाटर डीमन कंट्री के पास मौजूद जो एंट्रेंस था उसी के जरिए से बाहर निकल जाता है, यानी कि जहाँ से वो आया था। लेकिन यहाँ पे जो वांगलिन के पीछे बाकी सारे मस्क्यूटो बीस्ट थे ना, जो कि इसी टाइड अबिस से बिलोंग करते हैं, ये लोग भी अब उसके मस्क्यूटो बीस्ट को फॉलो करते हुए आने लगते हैं, जो देखकर वांगलिन कहता है कि क्या ये भी हमारे साथ आ रहे हैं। अब वांगलिन का जो मस्क्यूटो बीस्ट था उसे अच्छे से पता है कि जगह की कितनी कमी है, तो मेरा मास्टर इन लोगों को कैसे पालेगा। हाँ, तो वो यहाँ पर एक तेजी से दहाड़ मारता है और सभी को यहाँ से जाने का ऑर्डर देता है, लेकिन बेचारे काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। ये देखकर वांगलिन से रहा नहीं जाता और अब वो अपने स्टोरेज स्पेस को ओपन करता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन इसके अंदर ज्यादा लोग नहीं आ सकते। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आधे लोग तो उसके अंदर समा जाते हैं और वांगलिन अपने स्टोरेज स्पेस को भी रख लेता है और फिर वांगलिन का मस्क्यूटो बीस्ट यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो उसे अपना किंग मान चुके थे उसे यहाँ पर पीछे से रिस्पेक्ट देते हैं और फिर सभी लोग अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं, यानी कि ये लोग वांगलिन के मस्क्यूटो बीस्ट के अलावा किसी और को किंग के रूप में नहीं देखना चाहते थे, जिसके चलते ये लोग अपनी जान दे देते हैं। अब तभी हम देखते हैं कि वांगलिन को भी काफी बुरा लगता है, उसका मस्क्यूटो बीस्ट भी उदास था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अब वांगलिन सीधा उसी सेलेस्टियल के मेंशन के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे आते साथ ही वांगलिन यहाँ पे जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगे थे उन्हें पहले से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। साथ ही यहाँ पर जो टेलीपोर्टेशन अरे था वांगलिन उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि कोई भी उस चौथे केव के पास ना जा सके। अब तभी यहाँ पे रात का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे जो शी मेंशन था स्काई डीमन सिटी के अंदर, वहाँ पर जो वाइस कमांडर इन चीफ था वो मौजूद था और यहाँ पे इसके साथ ब्रदर चेनलोंग भी थे। और वो चेनलोंग से कहने लगता है कि मैं कल डीमन एम्परर से बात करूंगा ताकि वो तुम्हें एक डीमन जनरल की पोजीशन दे, जिसके बाद तुम ड्रैगन पूल में जाकर जो डीमन दाव है उसे कॉम्प्रोहेंड भी कर सकते हो। हालांकि तुम्हें ट्रू इनहेरिटेंस तो नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हें वहाँ पर जाकर कुछ तो मिल ही जाएगा। अब तभी वो यहाँ पे इसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन तभी कहने लगता है कि तुम्हारा अगर वो जूनियर ब्रदर वांगलिन ना होता ना, तो मोलियाई कभी भी वाइस कमांडर इन चीफ की पोजीशन को हासिल नहीं कर पाता और इकलौता बस मैं होता, लेकिन उसके चलते मुझे ये सीट शेयर करनी पड़ रही है। और अगर एक बार मुझे वो मिल जाए ना उस वांगलिन को, तुम्हें कि तभी यहाँ पे ब्रदर चेनलोंग कहने लगता है कि आपको भूलना नहीं चाहिए कि वो मेरा जूनियर ब्रदर है, जिस पे वो कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि वो वांगलिन जिसे कि सालों से देखा नहीं गया वो जिंदा होगा, शायद वो तो तुम्हें भूल चुका होगा, लेकिन तुम अभी भी उसे अपने जूनियर ब्रदर के तौर पर याद रखे हो। हाँ, पर हाँ, अगर अब वो मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उसे बहुत बेरहमी के साथ मार दूंगा। यहाँ पे ये कहना ही था कि तभी वांगलिन की आवाज आती है और वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। अभी यहाँ पे वांगलिन इनके सामने अपीयर हो जाता है, जिसे देखते साथ ही वाइस कमांडर इन चीफ कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। जिस पर वांगलिन कहता है कि मैंने पास्ट में किसी से वादा किया था कि मैं उसके लिए तुम्हारी जान जरूर लूंगा और बस मैं उसी काम को अंजाम देने के लिए आया हूँ। अब ये कहते हुए वांगलिन यहाँ पर अपने पपेट को बाहर निकालता है, जो कि इसके शैडो में छुपा हुआ था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इल्यूजनरी यिन स्टेज का जब पपेट आता है ना, तो पलक झपकते ही वो यहाँ पे मूवी को निपटा के रख देता है, जिसके चलते यहाँ पे ब्रदर चेनलोंग भी हैरान थे, कहने लगता है कि क्या एक इल्यूजनरी यिन का पपेट। वांगलिन मूवी को तो निपटा देता है, लेकिन जाने से पहले ब्रदर चेनलोंग से कहता है कि मास्टर से थोड़ा केयरफुल रहना। इसी के साथ वांगलिन पहुंच जाता है सोल रिफाइनिंग ट्राइब के अंदर। अब वांगलिन यहाँ पे आते साथ ही ओयांग हुआ और वो जो मिस्टर 13 था, उन दोनों के ऊपर सोल रिफाइनिंग ट्राइब की जिम्मेदारी छोड़ देता है और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जो सुन के वो दोनों काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। पर जाने से पहले वांगलिन इन दोनों को एक जेट स्लिप देता है और यहाँ पे 13 जो कि काफी ज्यादा इमोशनल था, वांगलिन उसे कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो है वो जायंट डीमन क्लैन की कल्टीवेशन मेथड है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत मन लगा के इसे प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे 13 तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। एंड गाइस, मैं बता दूं कि 13 वांगलिन का सबसे 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 लॉयल डिसाइपल है। नॉवल फैंस को पता होगा कि यार वांगलिन के लिए किस हद तक चला गया था। लिटरली 4 स्टार सिस्टम को इसने 1 कर दिया था। अब यहाँ हम देखते हैं कि वांगलिन इन्हें फेयरवेल कहते हुए यहाँ से चला जाता है और कहता
कहता है कि अपना ख्याल रखना। अब ये दोनों सीधा वांग लिन की डायरेक्शन में बो डाउन करते हुए उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन 13 रोते हुए कहने लगता है कि एंसेस्टर ने जिस वे में कहा है ऐसा लग रहा है कि शायद मैं उन्हें कभी भी दोबारा देख नहीं पाऊंगा और इस लाइफ टाइम में तो शायद कभी भी ना देख पाऊं। अब ये कहते हुए वो और ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन वांग लिन तभी सीधा पहुंच आता है टाइड अबिस के पास और कहने लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि एक नए घर को ढूंढा जाए। ये कहते हुए वांग लिन सीधा उसके अंदर समा जाता है, लेकिन जैसे ही वांग लिन उसके अंदर समाता है स्पेस में फ्लक्चुएशन होता है। यहाँ पे हम सॉर्ड्स एंड लिंग टियानहो की ऑरा फील कर पाते हैं और वो कहता है कि ग्रीड बाहर आओ, मुझे तुमसे जवाब चाहिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एक करके दिग्गज यहाँ पे मैदान में आ जाते हैं। ऑलसीड, लिंग टियानहो और यहाँ पे ब्लड एंसेस्टर तीनों के तीनों यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिंग टियानहो चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रीड मुझसे अभी और ऐसी वक्त मिलो, मुझे तुमसे जवाब चाहिए। कि जो लिंग टियानहो है ना वो अपनी ऑरा को रिवील करके आसपास की चीजों को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है। लिटरली उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी यहाँ पर स्पेस से फ्लक्चुएशन होता है और एक बांसुरी की धुन सभी को सुनाई देती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि अगले ही पल सेलेस्टियल कपल्स आ चुके थे और यहाँ वांग वी और हेसुआन जो कि दिखने में काफी ज्यादा कमाल के लगते हैं, वो दोनों आते साथ ही कहने लगते हैं कि फेलो दाओइस्ट, इतने सालों बाद हम मिल रहे हैं लेकिन लगता है कि तुम लोग आज भी बिल्कुल नहीं बदले। अभी यहाँ पे जो लिंग टियानहो है वो उससे कहने लगता है कि दाओइस्ट वांग, न जाने मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ग्रीड तुम ही लोगों के साथ है, वो यहीं आस पास मौजूद है। बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द चुपचाप उसे मेरे हवाले सौंप दो। ये कहते हुए वो अपनी ऑरा को रिलीज करता है। अभी यहाँ पे जो वांग वी है वो कहने लगता है कि अरे रे इतना ज्यादा गुस्सा ठीक नहीं। हेसुआन, तुमने देखा ना कि सॉर्ड्स एंड लिंग टियानहो का गुस्सा इतने सालों में बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। जिस पर वो कहती है तुम्हें भी समझना चाहिए कि जो फेलो दाओइस्ट लिंग टियानहो है वो अपने डिसाइपल्स के बारे में कितना ज्यादा केयर करते हैं, तो बेहतर यही होगा कि हमें उन्हें दे देना चाहिए। अब तभी हम देखते हैं कि जो वांग वी है वो अपने पास से दोनों को बाहर निकाल लेता है, यानी कि वो बचा हुआ डिसाइपल तेनलोंग और यहाँ पे ग्रीड दोनों को वो बाहर ले आता है और यहाँ पे तेनलोंग आते साथ ही मास्टर को सारी बात बता देता है कि वो ग्रीड ही है जिसने कि मेरे बाकी के भाइयों को जान से मार दिया। जिस पे ग्रीड कहने लगता है कि बच्चे एक बात बताओ, क्या तुमने मुझे अपनी आंखों से देखा कि मैंने पर्सनली तुम्हारे भाइयों को मारा? जिस पे वो कहता है कि लेकिन तुमने हमें वहाँ पे ट्रैप कर दिया था और मरने के लिए छोड़ दिया था। जैसे वो कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए उस मिस्ट में ट्रैप किया ताकि मुझे वो टोकन मिल पाए। अब ये दोनों बहस करने लगते हैं कि तभी यहाँ पे लिंग टियानहो कहता है कि बस करो, मुझे ये बताओ कि आखिर वो टोकन कहाँ है। जिस पे ग्रीड कहने लगता है कि शायद ही तुम लोग मुझ पे यकीन करो, लेकिन मैं अपने अब तक की इतने सालों की कल्टीवेशन की कसम खा के कह सकता हूँ कि वो मेरे पास नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी की निगाहें उस पे सेट हो जाती हैं और फिर वो कहता है कि भले ही वो मेरे पास ना हो लेकिन हेवनली फेट सेक्ट का डिसाइपल वांग लिन, उसके पास वो टोकन है, उसने मुझसे वो टोकन छीन लिया। ये सुनना ही था कि ऑलसीड यहाँ पे डिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। यहाँ फिर वो देखता है कि वांग लिन यहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सभी से कहने लगता है कि उसे पकड़ो क्योंकि वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। ये कहते हुए ऑलसीड अपना एक क्लोन भी उसके पीछे लगा देता है और सबके सब उसे पकड़ने के लिए पीछे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ वांग लिन फील कर पाता है कि काफी सारे लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, बाकी सभी अपने अपने क्लोन को आगे कर देते हैं। वांग लिन फील कर लेता है और कहता है कि ये लोग तो वक्त से बहुत पहले ही आ गए हैं। अब वांग लिन रास्ते में काफी सारे एक्सप्लोजन्स करवा देता है ताकि ये लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अब तभी हम देखते हैं कि जो ब्लड एंसेस्टर का जो क्लोन था वो यहाँ पे कहने लगता है कि मुझे इससे याओ ज़िक्ज़िऊ की ऑरा आ रही है, आखिर मेरी बेटी के साथ तुमने क्या किया? यहाँ पे लिंग टियानहो समेत ऑलसीड सभी लोग उसके पीछे पड़ने लगते हैं, कहते हैं कि फाइनली हमें मिल गया। अब यहाँ ऑलसीड वांग लिन से कहने लगता है कि वांग लिन चुपचाप उसे मेरे हवाले कर दो क्योंकि तुम यहाँ से एस्केप नहीं कर सकते। वांग लिन यहाँ पे काफी सारी स्वॉर्ड्स को भी आगे कर देता है और यहाँ से भागते हुए मन में कहने लगता है कि ब्लड एंसेस्टर का अपनी बेटी के साथ कनेक्शन है, जिसका मतलब ये है मैं जहाँ भी चाहूँ ये मुझे डिस्कवर कर ही लेगा और अब मुझे अपने हाथ भी गंदे थोड़े करने पड़ेंगे, वरना ऐसे तो मैं यहाँ से कभी भी नहीं निकल सकता। अब तभी वांग लिन पीछे मुड़ता है और कहने लगता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि जिस केव की तलाश तुम लोग कर रहे हो उसके लिए तुम्हें 3 केव्स नहीं बल्कि 4 केव्स चाहिए और चौथा केव भी एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे ये सुनना ही था कि तभी सभी लोग थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाते हैं, इनकी स्पीड कम हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर वांग लिन सीधा वर्टेक्स की तरफ बढ़ने लगता है। अब सभी लोग वांग लिन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं और उसे पकड़ने के लिए कहने लगता है कि वांग लिन तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है और फाइनली वांग लिन वर्टेक्स के इस पार पहुंच जाता है। अब यहाँ पर इन लोगों ने जो अपने क्लोन बॉडी के जरिए से डिवाइन सेंस भेजा था वो भी बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है और सभी लोग यहाँ पर खून की उल्टियां ऑलमोस्ट करने लगते हैं। और तभी सभी की निगाहें इस वक्त ब्लड एंसेस्टर पे सेट हो जाती हैं क्योंकि चौथे केव के बारे में अगर किसी को पता हो सकता है तो वो है ब्लड एंसेस्टर। और वैसे भी चाहते हुए वांग लिन का इशारा ब्लड एंसेस्टर की तरफ ही था। अब ब्लड एंसेस्टर भी बताने लगता है कि हाँ ये बात सच है कि चौथा केव भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस तक जाने का एक्सेस सिर्फ इस लड़के के पास है क्योंकि तुमने भी देखा कि उसके पास टोकन है और अगर हमें असली केव के रास्ते तक जाना है ना तो हमें इस लड़के की जरूरत पड़ेगी और बिना इसकी मदद लिए हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर हमें उस ट्रू केव तक पहुंचना है तो तुम भी जानते हो कि तुम लोगों को अब आगे क्या करना है। अब यहाँ पर लिंग टियानहो कहने लगता है मुझे शुरू से ये लड़का बिल्कुल सही नहीं लगता था, मुझे पता था कि ये कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा। अब देखो न जाने फ्यूचर में ये हमारे कौन कौन से रास्ते में बाधा डालने वाला है और आखिर हम इसे ढूंढेंगे तो ढूंढेंगे कैसे? हाँ क्योंकि वो तो चला गया है दूसरे स्टार सिस्टम में, वहाँ पे कौन जाएगा? हम अपनी पूरी कल्टीवेशन पावर के साथ कभी नहीं जा सकते। अब यहाँ पे सभी लोग थोड़े सीरियस हो जाते
जाते हैं। पर तभी यहाँ पे वांग वी कहने लगता है कि मैंने और मेरी पार्टनर ने एक बार ट्राई किया था, लेकिन हम भी अपनी कल्टीवेशन के दम पर वहाँ नहीं जा सके, क्योंकि दूसरे स्टार सिस्टम में जाना, वो भी अपनी करंट की कल्टीवेशन मेथड के साथ, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर हम सभी लोग अपनी चारों की कंबाइंड पावर का यूज करें और किसी एक इंसान को वहाँ भेजे? तो अब यहाँ पे ये सुन नहीं था कि सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। लिंग त्यानो भी अपने आजू बाजू देखने लगता है और तभी यहाँ पे और सिर कहना लगता है कि आखिर वो कौन है जो कि वहाँ पर जाने के लिए सूटेबल होगा, आखिर हम किसे भेजे? कि तभी उसके निगाहें यहाँ ग्रीड पे सेट हो जाती है। तुम जानते हो कि बलि का बकरा सिर्फ ग्रीड ही है, क्योंकि एक तो ये सबसे ज्यादा कमजोर है और तो और ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और इसे कहाँ कैसे सरवाइव करना है ये बहुत अच्छे से जानता है। तो एक नए स्टार सिस्टम में ग्रीड बहुत इजीली सरवाइव कर सकता है। अब यहाँ पे ग्रीड जैसे ही ऑलसीर को देखता है ना, तो वो थोड़ी देर के लिए डर जाता है और अब बाकी सब लोग भी स्माइल करते हैं और सबसे खतरनाक स्माइल तो यहाँ पे लिंग त्यानो के फेस पे थी। जिसके बाद ऑलसीर कहने लगता है कि हाँ, इस पर्सन की कल्टीवेशन बिल्कुल परफेक्ट है और वांग लिन से भी वो अपनी कल्टीवेशन के दम पर बहुत इजीली डील भी कर सकता है। यहाँ मौजूद हमें से हर एक शख्स इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस को लगा देंगे ताकि ये कभी भी हमारी चंगुल से छूट ना पाए और जब तक ये हमारे काम को अंजाम नहीं देगा, ये कभी भी उस रिस्ट्रिक्शन से खुद को आजाद नहीं कर पाएगा। तो बताओ तुम सभी का इस बारे में क्या ख्याल है? अब ग्रीड जब ये देखता है कि वही बलि का बकरा बनने वाला है, तो वो तेजी से यहाँ से एस्केप करने लगता है, लेकिन तभी लिंग त्यानो अपने स्वॉर्ड्स को उसकी तरफ भेज देता है और कहने लगता है कि हाँ, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब ग्रीड के आसपास लिंग त्यानो के स्वॉर्ड मिलकर एक फॉर्मेशन को बना देते हैं और जीर सबसे पहले हमला करता है और फिर एक एक करके सभी लोग उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को लगाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इसके जरिए से हम जब चाहे इसे तब कंट्रोल कर सकते हैं और ये कभी भी हमें धोखा नहीं दे पाएगा। अब हम देखते हैं कि ग्रीड के फोरहेड से लेकर उसके फिंगर टिप तक सब जगह पर रिस्ट्रिक्शंस को लगा दिया जाता है, जिसके चलते उसे काफी ज्यादा पेन भी होता है और तभी ऑलसीर वांग लिन के डायरेक्शन में देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें ऑल हेवन स्टार सिस्टम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक क्रैक बनता है और इसके अंदर से एक मीटियोर जैसी चीज बाहर आती है, जो कि एक सामने मौजूद चट्टान पे जा गिरती है और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि अपना वांग लिन है। सो गाइस, इसी के साथ दी मोस्ट एपिक आर्क स्टार्ट हो चुका है। द रेनेगेड इमॉर्टल इसके बाद क्या पीक लेवल पे जाती है, ये तुम आने वाले एपिसोड में विटनेस करोगे। और डीमन मास्टर ज़ूमो, इस नाम को याद जरूर रखना और जिन्हें भी इसके बारे में पता है कमेंट में जरूर बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।